हेलो बच्चों, आज के क्लास में देखने वाले हैं 10th के साइंस में प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल रहेगा 35। ठीक है, और ये 35 क्वेश्चन जो है अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपको क्वेश्चन बैंक देखने का जरूरत है ना ही मॉडल पेपर देखने की जरूरत है। ठीक है, सभी में से इसमें ऑब्जेक्टिव आपका डाला गया है, इससे बाहर आपको परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये खास करके बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ही ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। टोटल इस चैप्टर से, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से 35 ही ऑब्जेक्टिव निकला है। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो देख लीजिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने यह है, क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण है? तो वह दर्पण है, ऑप्शन में कह रहा है केवल समतल, ऑप्शन बी कह रहा है केवल अवतल, ऑप्शन सी कह रहा है केवल उत्तल, ऑप्शन डी कह रहा है या तो समतल या तो अथवा उत्तल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप लोग पढ़े होंगे दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो कौन सा प्रतिबिंब, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो वो होगा समतल अथवा उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एक बात और बता देते हैं कि आप लोग कॉपी और कलम ले लीजिए और वन शॉट में इसका सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा तो अभी ही याद हो जाएगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम बता दिए हैं, वैसे ही कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये देख लीजिए 2017 और 2020 में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। ठीक है, 2017 और 2020 में यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है किसमें? तो वो करती है सीधी रेखा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, ये 2015 और 2020 में पूछा गया सवाल है। क्या है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? ये तो आप लोगों को मुंह जवानी ये याद ही होगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है और ये आपको हर हालत में याद रखना ही चाहिए। ठीक है, और हर बार ये क्वेश्चन लगभग में आप लोग सेंटअप एग्जाम दिए होंगे या फिर मंथली एग्जाम दिए होंगे, तो इसमें देखने को ये क्वेश्चन मिलता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए HW है। ठीक है, कमेंट में जरूर दीजिएगा उसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है परावर्तन के नियम से? तो निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए, ये भी 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी परावैंगनी तरंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होता है काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। तो चलिए 7 नंबर थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक से दिखाई देगा। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2023 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर क्या होता है? आपतित होता है। तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अपसारी, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी समांतर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एक अभिसारी किरण पुंज जब समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज जो होगा वो अभिसारी होगा। ठीक है, अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यह भी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी दिया है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ठीक है, ये सब इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोगों को याद ही होगा, फिर भी एक बार नोट कर लीजिएगा तो आपको इसको ही रोज रोज देखिएगा तो आपको फॉर्म याद ही रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम में फिर आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, अभी से ही 1-2 बार रोज देख लीजिएगा, उसी में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह भी 2023 में पूछा गया है। चलिए 9 नंबर कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ये देख लीजिए 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। +1, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है +1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होगा वो हो जाएगा +1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए +1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, ये देख लीजिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, इसको डायरेक्ट देख दीजिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, देख लीजिए अवतल दर्पण 11 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर अगर हम किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वास्तविक और समान आकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कह रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हासित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो होता है सीधा एवं ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सीधा एवं हासित। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, देख लीजिए, कह रहा है दर्पण का सूत्र है, ये 2020 और 2021 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसका तैयारी कर लीजिएगा, प्रूव करने के लिए 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और इसका पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में भी डाल दिए हैं, पहला चैप्टर का। ठीक है, नोट्स उसमें सब कुछ डिटेल्स के साथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? 2011, 2015, 2016, 2021। देख लीजिए, इतना बार पूछा गया है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो बता दीजिए, अवतल दर्पण। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी कार में अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यह भी 2019 में पूछा गया सवाल है। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर। छोटा सा, हाँ अब दिख रहा होगा अच्छे से। 17 नंबर कह रहा है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, तो धनात्मक जो होगा किस दर्पण का फोकस दूरी होगा? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक। ये भी 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है किसी बिंब, ठीक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ये देख लीजिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ओ देख लीजिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? किस दर्पण का उपयोग करके? तो ठीक है, तो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, मरीजों को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है।
एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस, हाँ देखिए, बिंब एक पर्दे को प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी इसका डायरेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, ये 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम निकाल देते हैं और जैसे ही इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसमें हम डिटेल से, ठीक है, डिटेल से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें पूरा सब कुछ जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम प्रूफ करने वाला, जैसे कि दर्पण सूत्र था तो वो भी प्रूफ करने वाला बताएंगे। ठीक है, तो उसमें से इस टाइप का भी क्वेश्चन 3-4 लिए हैं तो इस टाइप का बताएंगे। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको डायरेक्ट सब्जेक्टिव में ही देखेंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। अब देख लीजिए, ये 24 नंबर जो है वो 2017 में पूछा गया है। क्या है, हजामत के लिए किस दर्पण का, उस वहां पर कौन सा क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया हजामत, वहां पर क्या था, वहां पर था दाढ़ी बनाने के लिए, यहाँ पर है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 नंबर देख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये 2015 में पूछा गया, सीधा उल्टा और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा या उल्टा, बता दीजिए। 25 का क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीधा लिख लीजिए। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकस स्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण के फोकस स्तर एवं चक्रता यानी कि वक्रता, ठीक है, वो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, तो इसका आंसर होगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है वक्रता केंद्र से परे, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ये 2022 में पूछा गया है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। क्या हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 2022 में पूछा गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से उल्टा
ओ, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो 2022 में ये तो पूछा ही जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है तो अवतल दर्पण। ठीक है, किस दर्पण की? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखिए फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये भी तो उसी सब्जेक्टिव में ही। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? ओह, ऑब्जेक्टिव ये तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस किस गोलीय दर्पण का प्रकार है? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34 नंबर, 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। दर्पण सूत्र पूछा जा रहा है 2023 में अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप से हम बताए थे अभी जस्ट। ठीक है, वो पीछे रह गया, उसको हम बताए थे। ठीक है, दर्पण सूत्र बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए लास्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो हो जाएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये भी हो जाएगा, ये भी। ठीक है, चलिए तो 35 ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, ये भी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया गया है, लेकिन पहले आप लोग प्रकाश का परावर्तन का देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन का लेकर के आएंगे। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और इससे भी, इस चैप्टर से भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।